हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 फेज 2 वर्ग 9वीं में नामांकन हेतु जो प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी 4 तारीख को, उसी के गणित सेक्शन बी के क्वेश्चनों को आज हल करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए समीकरण को हल करके x का मान चिन्हित करें। ये है 5x-2 इंटू 2x-7 बराबर 2 इंटू 2x-1 प्लस 7/2। इसको हम हल करना शुरू करते हैं। तो ये 5x-2 ब्रैकेट है 2x-7 बराबर 2 इंटू 3x-1 प्लस 7/2। सबसे पहले हम जो है गुना कर लेंगे। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 दूना 4 x, ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 दूनी 14 बराबर, इधर भी हम गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 तिया 6x, माइनस है तो माइनस 2 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस ये 7/2 वैसे ही लिख देंगे। अब जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, x वाले को हम एक साइड कर लेंगे। अगर 5x में से 4x घट जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, और ये 6x बराबर के उस पार है, हम इसको इस पार ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। चलिए अब हम बराबर दे देते हैं। अब जो इधर रेस्ट बच गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो ये -2 बच गया है, प्लस 7/2 बच गया है, और ये 14 इधर आ जाएगा तो ये भी माइनस में आ जाएगा। अब हम बच्चों, ये x प्लस में है और ये 6x माइनस में, हम क्या करेंगे, ये दोनों में जो बड़ा है उसका साइन ले लेंगे। तो दोनों में बड़ा -6 हो गया, इसका साइन हम ले लेंगे, माइनस है, और 6 में से 1 घटा देंगे तो ये क्या बच जाएगा, 5x। ऐसे इसको हम लिख देंगे, फिर बराबर है। अब इधर हम एलसीएम अगर ले लें तो ये एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे भी कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम से डायरेक्ट इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस क्योंकि इसके नीचे और इसके नीचे दोनों में सेम है तो हम इसको डायरेक्टली ऊपर वाले को लिख देंगे, और ये 14 दूना कितना हो जाएगा, 28। अब जो है ये तो इधर -5 ही x रह जाएगा, बराबर। अब इधर हम सबसे पहले तो नीचे जो बट्टा में लिखा हुआ उसको लिख लेते हैं। अब ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, तो माइनस का मतलब तो कर्ज होता है, तो ये दोनों जुट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 28×4 = 32 और प्लस 7x -5x बराबर। अब ये तो सिर्फ 2 है। अब दोनों में बड़ा जो है इधर भी देख लीजिए तो 32 है, इसका साइन हम लिख लेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब इसमें से अगर हम 7 घटा देंगे तो ये बच जाएगा 25 माइनस में। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये 5 दूना 10x बराबर, ये क्या आ जाएगा, 25। अब माइनस से माइनस तो कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। हाँ, चूंकि हमको सिर्फ x का मान चाहिए तो ये इस पार गुना में है, लेकिन बराबर के अगर उस पार जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। अगर हम काट दे 5 5 25 और 5 दूना 10, तो जो x का मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 5/2। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पर चर्चा करेंगे। -8/3 के दुगुने से 1 अधिक में से क्या घटाएं कि 2/7 मिले। तो चूंकि सबसे पहले हम किसी संख्या को घटाने की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में,
इसलिए हम क्या करेंगे, उस संख्या को मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि माना कि संख्या बराबर x। अब हम आ जाते हैं प्रश्न से। ये आप क्या कह रहा है कि -8/3 की दोगुने से एक अधिक। तो इसका अगर हम दोगुना कर दें तो ये क्या आ जाएगा, और उसमें एक जोड़ देंगे तो ये आपका क्या आ गया, 2 × -8/3 प्लस 1। अब इसमें से हमको कुछ घटाना है तो हम माइनस में x लिख देते हैं। बराबर हमको क्या मिलना चाहिए, तो 2/7। चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। चूंकि ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ गुना होता है, नीचे वाला नीचे वाले के साथ, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। और चूंकि 3 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 कम 3 हो जाएगा, प्लस 1 और माइनस x बराबर ये आ जाएगा आपका 2/7। अब जो है हम क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ कर देते हैं और बाकी को दूसरी तरफ कर देते हैं। तो ये -x इस पार ही रह जाएगा और जो रेस्ट बचा उसको हम दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो चूंकि ये माइनस में है, इस पर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और ये एक प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो -x बराबर क्या आ जाएगा आपका, अगर दोनों का हम एलसीएम ले ले तो 7 या 21 आ जाएगा। अब ये जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस और 16 सत्ते करेंगे तो 112 आ जाएगा। अब आ जाइए, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्ट ये एलसीएम से गुना आ जाएगा, तो -21। चलिए अब जो है ये -x बराबर सबसे पहले तो हम जो एलसीएम आया उसको लिख लेते हैं। अब देख लीजिए कि ये तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 12 और 6 18, तो 118 आ जाएगा, और माइनस में 21, या -x बराबर अगर हम 18 में से 21 घटा दें तो तकरीबन जो है 8 में से 1 गया तो ये बचेगा 7, और ये जो है 11 में से अगर 2 घट गया तो 9 बचेगा बट्टा 21। तो चूंकि हम x का मान निकाल रहे हैं तो ये मान माइनस में आ गया है, इसलिए हम माइनस को इधर कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है आपका सही आंसर जो हो जाएगा ये -97/21 हो जाएगा। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं। यदि एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर तथा एक भुजा 13 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो बच्चों इसका सबसे आसान फार्मूला है कि समचतुर्भुज भुजा बराबर 1/2 √, d1 का स्क्वायर और प्लस d2 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो है हम बराबर के सामने बराबर देते हैं और एक भुजा की लंबाई जो है हम लिख देते हैं। ये एक भुजा आपका 13 सेंटीमीटर हो गया, तो 13 1/2 और √, d1 तो दिया हुआ है 13, सॉरी 10 दिया हुआ है d1, तो हम 10 का स्क्वायर लिख लेते हैं और प्लस d2 का स्क्वायर रहने देते हैं इधर। अब चूंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर दिया जाए तो ये 26 का इसको 26 आ जाएगा, और इधर जो है √, क्या रह जाएगा 10 का स्क्वायर और प्लस d2 का स्क्वायर। अब जो है हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्क कर लेते हैं।
दोनों ओर अगर वर्क कर लिया जाए तो ये आ जाएगा आपका 26 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 10 का स्क्वायर को हम लिख लेते हैं 100 प्लस D2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 26 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 676, और रूट का स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा जो रूट के अंदर होगा, तो D2 का स्क्वायर बच जाएगा। अब देखिए चूंकि ये 100 जो है इस पार है तो प्लस में है, तो इस पर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर ला के हम माइनस लिख देते हैं, बराबर क्या आ जाएगा D2 का स्क्वायर। अब जो है हम 100 इसमें से कम कर लेंगे तो ये क्या बच जाएगा 576 बराबर D2 का स्क्वायर। अब हमको चूंकि D2 का मान दिया हुआ है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं D2 बराबर रूट अंडर 576। D2 का मान अगर हमको चाहिए तो हम देख लेंगे कि 576 को कितने हम पार्ट में तोड़ सकते हैं, तो 24 गुने 24। अब आपको पता है रूट के अंदर से दो ठो अगर सेम रहेगा तो वो एक बाहर निकल जाएगा, तो कुल मिला के ये जो D2 आ गया वो आ गया आपका 24 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। एक थैले में 6 सफ़ेद, 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंद है। इस थैले में से एक पीला गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले हम गेंद सबको लिख लेते हैं नीचे। तो ये हो जाएगा सफ़ेद गेंद की संख्या बराबर हो जाएगा आपका 6। अगर हम बात करें लाल गेंद की तो लाल गेंद हो जाएगा 11। अगर हम बात करें पीले गेंद की तो पीला गेंद आपका हो गया 7। अगर हम कुल गेंद की संख्या की बात करें तो 7 6 13 1 14 का 4 हासिल 1 और एक 2, तो टोटल गेंद जो हो गया आपका वो 24 हो गया। हमको निकालना है एक पीला गेंद, इसकी प्रायिकता, तो हम लिख देते हैं एक पीला गेंद निकालने की प्रायिकता तो फार्मूला होता है N ऑफ E बाय N ऑफ S, यानी कि आपके पास पीली गेंद है कितनी, तो पीली गेंद है कितना 7, और N ऑफ S का मतलब होता है कुल, तो कुल गेंद है कितना 24। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। पीली गेंद निकालने की प्रायिकता 7/24, या फिर इसको आसान तरीके से फॉर्मूला भी हम लिखते हैं P ऑफ E बराबर N ऑफ E बट्टा N ऑफ S। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, तभी आपका क्वेश्चन बन पाएगा। चलिए बच्चों, अब हम 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया हुआ है 150.0625 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। तो ये तो आप लोग को पहले से ही पता है वर्गमूल निकालने का तरीका, वैसे जो है हम भाग मेथड से निकालेंगे। सबसे पहले 2 का हम जोड़ा लगा लेंगे इस साइड से, ठीक है। अब ये जो एक बच गया अकेले, तो सबसे पहले हम एक से ही लगाएंगे। जहाँ
यहाँ जितना होना चाहिए यहाँ भी उतना ही होना चाहिए। अगर एक से लगाएंगे तो एक लगेगा, एक कम एक, तो ये एक हो जाएगा। अब ये जो है एक से एक कट गया। अब अगला जो है भाग में सिर्फ एक उतारते हैं, लेकिन वर्गमूल में हम 2 डिजिट एक साथ उतारते हैं। 50 उतर गया। एक और इसकी खासियत है कि ये जो भागफल के पास रहेगा ना, इसको हम इसमें जोड़ देंगे तो एक एक कितना आ जाएगा, 2। अब बाबू चूंकि अगर हम दो एक लगाते हैं तो 21 कम 21 थोड़ा कम होता है। अगर 22 2 लगा देते हैं तो 22 हो जाएगा, तो 22 दूनी 44। 23 निकाल देते हैं तो 69 हो जाएगा ज़्यादा, तो सिर्फ हमको 2 ही लगाना है। और 2 हम लगा देंगे तो 22 दूनी कितना हो गया आपका, 44। अब हम घटा देंगे तो 44 से 50 हो जाएगा। अब ये वाला 2 इधर ऐड करना होगा, तो ये 2 और ये 2 और 2 4 हो जाएगा। अब तो बाबू ये दशमलव का काम खत्म हो गया। अब यहाँ हम दशमलव लगा देते हैं, क्योंकि दशमलव तक हम हल कर चुके हैं। अब क्या बचा, ये 06 हम एक साथ उतार लेंगे। अगर हम 3 से निकाल लगाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम जो है सिर्फ 2 से ही लगाते हैं। 2 से अगर हम लगाएंगे तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, और फिर हम 2 से गुना करके देखते हैं कितना आता है। 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 2 दूनी 4। अब हम घटा देंगे, 6 में से 4 गया 2, और चूंकि ये 0 में से 8 घटेगा नहीं तो पैंचा लेके हम घटाएंगे, तो 10 में से 8 गया 2। चूंकि अब ये 5 में से 4 जा रहा है तो 1 बच गया। अब हम अगला 2 डिजिट उतार लेंगे, तो ये अब आपका हो गया 12,225। अब ये वाला 2 यहाँ ऐड कर देंगे। अब हम कितना लगाएं ये जो कट जाए, तो 5 से अगर हम लगा देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब ये वाला 5 इधर ऐड कर लेंगे, 5 5 10 का 0 हासिल 1 4 1 5 हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम वर्गमूल की बात करें तो वर्गमूल जो है वो कितना आ गया आपका, 12.25। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 8019 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो इसका हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। अब 8 1 9, 9 और 8 9 और 1 10 8 18 है, यानी 3 से ये भाग लग सकता है। तो सबसे पहले हम 3 से भाग लगा देते हैं। 3 से भाग लगाएंगे तो 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, फिर 2 बच जाएगा, 2 7 तिया 21 और 3 तिया 9, 7 3 10, 6 16 2 18, फिर 3 से लग जाएगा तो फिर 3 से हम लगा देंगे। 3 8 24, 3 नमा 27 और 3 का 3, तो 10 8 18, फिर 3 से लग जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 2 बच गया, 3 7 21 और 3 7 21। 3 दूना 6, 3 7 21, लगता है मैंने गलत लगा दिया। अगर 2 29 हो जाएगा तो 9 तिया 27, 3 नमा 27, फिर 2 बच जाएगा, 3 नमा 27, 299 हो जाएगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। 9 9 18, 18 और 2 20 हो गया, यानी कुछ गड़बड़ हो गया। 9 9 18 और 2 20, लगता है ये कुछ गड़बड़ हो गया। फिर से हम इसको देखते हैं।
तो 3 दूना 6, 2 बच गया, उतर गया ना, 29 हो गया, तो 9 × 27, फिर 2 बच गया तो 9 उतर गया, 1 तो 27 आ गया। तो ये बच्चों 7 नहीं, 7 होना चाहिए, 9 नहीं। फिर अगर हम 3 से लगा देंगे, क्योंकि 9 7 16 2 18, फिर 3 से लग सकता है, तो 29 है, तो 8 त्रिक 24, 9 × 27, 9 × 27, तो ये 99 आ जाएगा। फिर से हम 3 से लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 33। फिर अगर हम 3 से लगा देंगे तो ये 11 आ गया। अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं का अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो अभाज्य गुणनखंड आ गया 1 2 3। इसको हम लिख सकते हैं 3 3 का पेयर बना के, लेकिन पेयर किसका नहीं है, तो 11 का पेयर नहीं है। तो किस चीज़ से हम भाग लगा दें कि ये पूर्ण घन बन जाए, तो यही जिसका पेयर नहीं है, क्योंकि हमको 3 3 में से एक बाहर निकलेगा, क्योंकि घन मूल है। इसलिए अगर इसको हम निकाल देंगे तो ये खत्म हो जाएगा और ये पूर्ण घन बन जाएगा। अतः 11 से भाग लगाने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। प्रवीण किसी परीक्षा में 294 अंक प्राप्त करता है, जबकि उसकी बहन गुंजन उसी परीक्षा में 372 अंक लाती है। यदि प्रवीण को 49% अंक प्राप्त है, तो गुंजन के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले तो 294 हम मान लेते हैं कि कुल अंक जो है वो क्या है, तो x है। माना कि कुल अंक बराबर x, और एक और क्या चीज पूछा कि गुंजन के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत। तो गुंजन का प्राप्त प्रतिशत बराबर a मान लेते हैं। अब जो है हम प्रश्न से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो x है, ये 294 अंक लाता है प्रवीण, तो 49% है। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो टोटल अंक था इसका 49%, 49% है, तो 49/100 वो बराबर होगा किसके, 294 के। ऐसा लिख सकते हैं ना। अब आप देख रहे होंगे कि ये कितनी बार में कट सकता है। चलिए 7 से हम काट देते हैं, 7 7 49, 7 चौका 28, एक बच गया, तो 7 दूना 14, और ये कट जाएगा 7 छका 42। तो x बराबर कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x बराबर 600, यानी कुल पूर्णांक जो है 600 था। अब इसमें से जो है 372 अंक लाती है गुंजन, तो गुंजन का प्रतिशत क्या होगा वो हमको निकालना है। ठीक, तो अब हम फिर प्रश्न से लिखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमको 600 का लाई कितना गुंजन प्रतिशत मान लेते हैं हम कि a प्रतिशत, यानी a/100 बराबर कितना होना चाहिए, तो 372 होना चाहिए। 372 हम लिख लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अगर हम 6 से इसको काट दें तो ये कितना आ जाएगा, 6 6 36 और 6 दूनी 12, तो a का जो मान आ जाएगा वो कितना प्रतिशत हो गया,
62%। ये कोई किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये जो है आपको 1 नंबर सबको मुफ्त में मिल गया होगा। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। 3200 रुपये पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक फार्मूला होता है कि CI माइनस SI बराबर होता है P गुने R का स्क्वायर और बट्टा में 100 का स्क्वायर, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बराबर 2 गुने P गुने R का स्क्वायर बट्टा 100 का स्क्वायर। ये बस 2 वर्ष के लिए काम करता है। तो ये बहुत आसान सा है, क्योंकि हमको दोनों का अंतर ही निकालना है। अब आप देख रहे हैं कि P का मान कितना दिया हुआ है, 3200। तो 3200 हम लिख लेते हैं और उसके बाद R का स्क्वायर यानी R कितना आ जाएगा आपका 12, यानी 12 गुने 12 और बट्टा में 100 का स्क्वायर है, यानी कि हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 100 गुने 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अगर हम अब इसको गुना कर ले तो 12 बारह 144 हो जाता है। इसको अगर हम 32 से गुना कर लें तो 144 दूना 288 हो जाएगा। और 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13 के 3 हासिल 1, 3 का 3 हासिल 1 4, 8 8 2 10 का 0 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 4 का 4। अब जो है ये आ जाएगा आपका 4608 बट्टा 100। अब जो है एक पर 2 जीरो है, यानी 2 अंक के बाद दशमलव हम लगा देंगे, यानी 46.08 रुपया आंसर हो जाएगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाते हैं। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 3x² तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की भुजा दी हुई है, तो ये A दिया हुआ है आपका 3x²। अब उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है तो इसका फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने A²। A का मतलब भुजा। अब देख लीजिए √3/4 गुने A का मान है क्या, 3x² का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √3/4 गुने 3 तिया 9 x का पावर 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 9√3/4 का पावर x/4। यही आंसर हो गया। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। 3/4 का -2 है पावर, इसका मान निकालना है। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि क्या करना है कि ये पावर माइनस में है, अगर इसको हमको प्लस में करना है तो हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं, यानी ऊपर वाले को नीचे भेज देंगे और नीचे वाले को ऊपर भेज देंगे, तो प्लस हो जाएगा पावर। तो ये आपका आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप 4/3 का पावर कितना 2। आप 4 का पावर 4 और बट्टा 3 का पावर 2 है, यानी 4 को भी हमको कितनी बार लिखना है 2 बार, और बट्टा में 3 को भी हमको कितनी बार लिखना है 2 बार। अब 4 चौका 16 आ जाएगा और ये 3 तिया 9, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन है। x का मान ज्ञात करें जब 4 का पावर 2x+1 भागा 16 बराबर 64। चलिए तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। क्योंकि आप भागा में है तो ये बट्टा में आ जाएगा, ये +1 छूट गया था, लिख लेते हैं।
क्योंकि ये जो है क्या है, पावर है, सेम टू सेम 4 का ही हम पावर में चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 16 है तो इसको हम 4 का पावर 2 लिख लेते हैं, बराबर ये 64 है तो ये 4 का पावर 3 इसको हम लिख लेंगे। अब हम इम्प्लाइड एट लगा लेते हैं। ये पावर अगर ऊपर जाता है तो माइनस में चला जाता है, आपको पहले से ही पता है। तो ये 4 का पावर हम क्या लिख सकते हैं, -2 बराबर 4 का पावर 3। अब आ जाइए 4 का पावर ये 2x + 1, और जब बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ता और घटता है, तो ये माइनस में है तो ये भी पावर माइनस में चला जाएगा। अब बराबर क्या आ जाएगा, 4 का पावर 3। अब हम इम्प्लाइड एट दे के लिख सकते हैं इसको, 4 का पावर 2x, और चूंकि 2 माइनस में है, 2 में से 1 घट गया तो 1 बच गया, और दोनों में बड़ा जो है 2 है तो 2 का पावर माइनस में है इसलिए माइनस में, और बराबर में आ जाएगा 4 का पावर 3। जब बेस बराबर है तो ऊपर का पावर भी बराबर हो जाना चाहिए, तो हम कर देते हैं बराबर। तो 2x - 1 बराबर 3 हो गया, तो 2x बराबर अगर लिखे तो ये माइनस उस पार चला जाएगा तो ये जुट जाएगा जाके, और 2x बराबर ये क्या आ जाएगा, 4। तो अगर हमको x का मान निकालना होगा तो ये काट जाएगा, 2 का 2, 2 दूना 4, ये x का मान जो आ गया वो आपका क्या आ गया, 2। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, 40 घोड़े 1 क्विंटल चने को 7 दिन में खाते हैं, कितने घोड़े उतने ही चने को 28 दिन में खाएंगे। तो ये जो है अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम बहुत आसान तरीके से हल करेंगे क्योंकि क्लास 8 में हम पढ़ चुके हैं। तो अगर हम क्या करें, घोड़े को x1 माने, x1 40, अब जो है घोड़े ने कितने दिन में चना खाया, y1 मान लेते हैं इसको, यानी 7 दिन। अब हम आ जाते हैं कितने घोड़े जो है, तो घोड़ा को तो हम x1 में माने हैं तो इसको हम क्या मान लेंगे, x2 नहीं दिया हुआ है, लेकिन चना कितना दिन में खाना, 28 दिन में, तो चना वाले को हम कितना दिन में खाने वाले को y में माने हैं, तो ये y2 बराबर क्या आ जाएगा, 28 दिन। तो चूंकि बाबू चना तो बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ घोड़ा घट बढ़ रहा है, तो चना अगर जो है नहीं घट बढ़ रहा है तो दोनों का जो रेशियो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि अगर घोड़ा बढ़ रहा है, घोड़ा ज्यादा बढ़ेगा तो ये कम दिन चलेगा, और घोड़ा कमेगा तो ज्यादा दिन तक चलेगा। तो एक के बढ़ने से अगर दूसरा घट रहा है तो वो होता है व्युत्क्रमानुपाती, अगर एक के बढ़ने से दूसरा चीज भी बढ़ता है तो वो अनुक्रमानुपाती होगा। तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि जैसे ही घोड़ा घटेगा तो ज्यादा दिन तक खाना चलेगा, घोड़ा जो है बढ़ जाएगा तो फिर ये बहुत कम दिन तक खाना चलेगा, इसीलिए ये व्युत्क्रमानुपाती है। लिख देते हैं यह व्युत्क्रमानुपाती है। इसीलिए क्या आ जाएगा आपका x1 y1 बराबर आएगा x2 y2 के। अब बाबू x1 का मान है 40, y1 का है 7, x2 का मान तो नहीं पता है, y2 का है। अब हम काट देते हैं तो 4 सत्ते 7 चौका 28 हो जाएगा, और 4 दाहें 40, तो x2 का मान जो आ गया वो क्या आ गया, 10। तो कितने दिन तक जो है, कितने घोड़े 28 दिन तक खाएंगे, तो मात्र 10 घोड़े। अतः घोड़े की संख्या बराबर 10 हो जाएगी। 33 नंबर क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 20 सेंटीमीटर एवं 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप लोगों को फॉर्मूला मिला होगा क्लास 8 में कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला आता है समचतुर्भुज का
क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने D1 यानी D2। अब D1 गुने D2 आता है, D1 यानी कि पहला विकर्ण, D2 का मतलब दूसरा विकर्ण। तो 1/2 D1 का मान है बाबू 20 और D2 का मान है 24। अब हम बाबू काट देंगे इसको, तो 12 दूना 24 आता है और 12 दूना 24, जीरो का जीरो लिख लीजिए। अब 12 दूना 24, तो ये आपका आंसर जो आ गया वो कितना आ गया, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। तो ये तो बहुत ही निहायत आसान सा सवाल है। सवाल बोलना भी सही नहीं होगा, ये तो सिर्फ फॉर्मूला है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2πr इंटू एच प्लस आर। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 1/10 का आधा कितना होगा। तो ये भी बहुत निहायत आसान क्वेश्चन है, ये बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा। 1/2 ही क्या होता है, आधा होता है। या 1/2 से गुना कर दीजिए या भाग 2 लिख दीजिए, बात बराबर है। तो अब आप लोग देख रहे होंगे 1/10 गुना कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यही इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। एक बहुभुज की भुजाओं की कुल संख्या 9 है, तो उसके अंतःकोणों के मापों का योग याद करें। तो अंतःकोण का योग बराबर होता है बहुभुज के अंतःकोण का योग बराबर फॉर्मूला होता है n-2 गुने 180। अब बाबू n का मान कितना है, यानी भुजाओं की संख्या तो 9 है, -2 गुने 180 हो जाएगा। अब 9 में से 2 गया तो 7 हो जाएगा, तो 7 गुने 180। अब अगर हम इसको गुना कर दे तो 18 सत्ते 126 और ये जीरो का जीरो आ जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 1260 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में -5/2 का व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम कौन है। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो जिस संख्या से पुरानी संख्या को गुना करने पर गुणनफल 1 आ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो ये संख्या है 5/2। तो अब इसको किस संख्या से हम गुना कर दें कि क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम इसको हम पलट देंगे, चूंकि माइनस भी लगा हुआ है तो इसमें भी हम माइनस लगा देंगे। यही हो गया एग्जैक्ट आंसर। तो एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण में x का मान कितना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको बस हल करने की ज़रूरत है, खुद ही आंसर निकल के चिल्ला उठेगा। तो सबसे पहले इसका अगर हम एलसीएम निकाल लें तो ये 3 आ जाएगा। चूँकि इसके नीचे 3 है तो उसको जस का तस लिख देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 3 से गुना हो जाएगा, तो +3 कम 3 हो जाएगा और ये x/6 आ जाएगा। अब बाबू 3 कम 3, 3 दूनी 6 होता है। चूँकि आपको पता है कि ऊपर वाले को हम ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से काट सकते हैं। हाँ, गुना और घटाव की स्थिति में नहीं होगा तभी काटेंगे, अन्यथा हम नहीं काट सकते हैं। तो अब आ जाइए, इसको हम लिख सकते हैं 6x और ये दोनों तो जुड़ जाएगा, तो 3 1 4 हो जाएगा बराबर
एक्स माइनस 3 बट्टा ये क्या आ जाएगा 2। अब आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 6 दूनी क्या आ जाएगा 12 और ये 4 दूनी 8 बराबर आ जाएगा एक्स माइनस 3। अब जो है ये इधर आके घटाव हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस में है, ये इधर प्लस में है तो सबसे पहले तो हम जो जिधर है उसकी संख्या को लिख देंगे। अब दूसरी तरफ से जो आएगा उसका चिन्ह बदल के लिख देंगे। तो 12 में से एक घट जाएगा तो क्या बच जाएगा 11x और ये चूंकि दोनों माइनस में है जुड़ जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा ये भी 11 ये भी 11 और ये गुणा में है ये इस पर आएगा तो भाग में हो जाएगा और कटने के बाद x का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा -1। 10 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया सुबह के समय 18 मीटर थी तो इसी समय 120 मीटर ऊंचे टावर की छाया कितनी होगी। तो ये दो तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। बहरहाल सबसे आसान जो हमको उपाय दिख रहा है वो है अनुक्रमानुपाती, यानी कि जब क्या होगा थीटा एंगल सेम रहेगा तो जितना ऊंचा पेड़ रहेगा उतना बड़ा क्या होगा छाया बनेगा। अगर जो है पेड़ की लंबाई या कोई भी सामान हो उसकी अगर लंबाई घटेगी तो छाया की भी जो है लंबाई घट जाएगी, वो बढ़ेगी तो वो भी बढ़ जाएगी। तो ये अनुक्रमानुपाती हो गया। तो अगर हम इसको x1 मान ले तो ये 10 मीटर हो गया पेड़। अब इसकी छाया जो है इसको हम y1 मान लेते हैं तो ये y1 हो गया 18 मीटर। इसी प्रकार ये जो है 120 मीटर ऊंचा टावर है, क्योंकि हम ऊंचाई को जो है x में माने हैं तो ये भी हम x में ही मानेंगे। तो y2 यानी कि छाया की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो चूंकि अनुक्रमानुपाती है यह, इसीलिए ये जो x1 बट्टा y1 बराबर होगा x2 बट्टा y2 के। अब x1 का मान हो जाएगा 10 और y1 का 18, x2 का मान आ जाएगा 20, y2 का तो पता ही नहीं है, ये 0 से 0 कट जाएगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये क्या आ जाएगा 18 दूनी 36 के 6 हासिल 3, 18 का यहाँ 18 और 3 21, तो 216 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब हम 40 यानी कि अंतिम क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन है, तो इसको हम देख लेते हैं। -1/3 और उसका पावर है 2, उसके बाद मध्यम कोष्ठ है और उसका पावर क्या है -1। तो बहुत ही प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन है। तब एक बात बताइए, जितना भी पावर होगा सबको हम एक साथ गुना कर लें तो ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, दो का दो और दो दूनी 4। आप देख रहे हैं कि जब कोई भी संख्या माइनस में हो और उसका पावर अगर सम संख्या है तो टोटल अमाउंट जो आता है या टोटल नंबर जो आता है वो क्या आता है प्लस में आता है। तो चूंकि पावर क्या है इसका सम संख्या है तो ये जो आएगा वो क्या आएगा आपका प्लस में आएगा। तो 1 का पावर 4 है यानी 1 को हम कितनी मरतबा लिख देंगे 4 मरतबा। इसी प्रकार 3 को भी हम क्या लिख देंगे 4 मरतबा। तो 1 को हम कितनी भी मरतबा लिख दे ये गुना होने के बाद एक ही आएगा, लेकिन 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो ये आपका आ गया 1/81, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसी तरह हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी लाइक सब्सक्राइब करते रहें। इसमें और भी हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे।